हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत सांख्यिकी के प्रतिचयन प्रतिदर्श के बारे में अध्ययन किया था। इसकी जो विधि थी या इससे सूक्ष्मता किस प्रकार से निर्धारित होती है। आज की क्लास के अंतर्गत जो प्रतिदर्श या प्रतिचयन है, इसमें इसके जो प्रतिचयन लिए जाते हैं, किन विधियों के माध्यम से लिए जाते हैं या किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा अध्याय वही पंचम अध्याय चल रहा है बच्चों, संगणना और प्रतिदर्श अनुसंधान। संगणना और प्रतिदर्श अनुसंधान के अंतर्गत आज का बिंदु हमारा रहेगा प्रतिदर्श या प्रतिचयन की विधियां। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिदर्श या प्रतिचयन, प्रतिदर्श या प्रतिचयन की विधियां। ध्यानपूर्वक समझ लेना बच्चों, विधियां हैं। इसका एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि जो हमारे सांख्यिकी वाली बुक के अंदर अध्याय आएगा, एक अध्याय जिसमें ग्राफिक और प्रेजेंटेशन रहेगा। तो ग्राफिक और प्रेजेंटेशन के माध्यम से विद्यार्थी को समझाने पर प्रत्येक बिंदु सही प्रकार से समझ में आता है, मस्तिष्क में हमेशा के लिए याद रहता है। तो आज हम प्रतिदर्श और प्रतिचयन की जो विधियां का अध्ययन करेंगे, एक चार्ट के माध्यम से करेंगे। अध्ययन करने से पहले आप सबको बता दूं, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, आज चलते हैं हमारी आज की क्लास के अंतर्गत। प्रतिदर्श या प्रतिचयन की जो विधियां हैं, सामान्य तौर पर इसकी विधियों को चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? चार भागों में। तो लिख लीजिए इसके अंतर्गत कि प्रतिदर्श या प्रतिचयन की विधियों को चार भागों में बांटा गया है। देखिए इसकी विधियों को चार भागों में बांटा गया है। प्रतिदर्श या प्रतिचयन की विधियों को चार भागों में बांटा गया है। आइए हम सब इसे एक चार्ट के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, जो इसके चार भाग कौन कौन से बताए गए हैं। तो मेरे साथ साथ सभी विद्यार्थी चार्ट बना लेना, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, याद भी आपका हो जाएगा, किसी प्रकार की समस्या का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। प्रतिचयन की विधियां या प्रतिदर्श की विधियां, प्रतिदर्श या प्रतिचयन की विधियां, तो ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं मैंने आपको बताया भी चार्ट के माध्यम से। कहने का मतलब मेथड ऑफ सैंपलिंग, मेथड मेथड ऑफ सैंपलिंग, मेथड ऑफ सैंपलिंग। जब हमने अभी उपरोक्त बताया कि इसकी विधियों को चार भागों में बांटा गया है, तो पाई चार्ट में एक चार्ट का निर्माण कर लेते हैं। इसके भागों को चारों जो भाग बताए गए हैं, चारों भागों में कुछ भाग बताए गए हैं सभी विधियों के माध्यम से। प्रथम जो भाग बताया गया है, दूसरा भाग जो प्रस्तुत किया गया है, तृतीय भाग जिसकी अनेक विधियां बताई गई है, चतुर्थ भाग जो हमारा है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं अन्य विधियों के रूप में। चार्ट के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं सांख्यिकी प्रतिदर्श की या प्रतिचयन की विधियों के बारे में। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। सविचार प्रतिचयन है। प्रथम जो विधि का नाम क्या है बच्चों? सविचार प्रतिचयन विधि। सविचार प्रतिचयन विधि, डेलिब्रेट सैंपलिंग, BERT, डेलिब्रेट सैंपलिंग, SAMPLING, सैंपलिंग मेथड,
ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम में कोई विद्यार्थी अध्ययन कर रहा हो तो उस विद्यार्थी को सहायता हो जाएगी समझने के लिए। दूसरी जो विधि बताई गई है, दूसरा भाग वह बताया गया हमारा दैव प्रतिचयन। कौन सा बच्चों? दूसरा भाग बताया गया है दैव प्रतिचयन। सभी विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दैव प्रतिचयन को इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश साउंड में रैंडम सैंपलिंग, RANDOM, रैंडम सैंपलिंग, SAMPLING, रैंडम सैंपलिंग यानी दैव प्रतिचयन। तीसरा जो भाग बताया गया है हमारा बताया गया है मिश्रित प्रतिचयन। प्रतिभाग कौन सा गया बच्चों? मिश्रित प्रतिचयन। इसको कहा जाता है मिक्स्ड सैंपलिंग, MIXED सैंपलिंग, SAMPLING, मिक्स्ड सैंपलिंग। और चौथी जो विधि बताई गई है वह हमारी अन्य विधियों को कहा जाता है अदर सैंपलिंग, OTHERSAMPLING, अदर सैंपलिंग। ये इस प्रतिदर्श की जो विधियां बताई गई है, 4 विधियां बताई गई है, सहविचार प्रतिचयन विधि, दैव प्रतिचयन विधि, मिश्रित प्रतिचयन विधि और अन्य विधियां। अब इन विधियों के भी अलग अलग पार्ट बताए गए हैं। प्रथम जो विधि है सहविचार प्रतिचयन विधि से कोई भाग नहीं बताया गया है, एक से अकेला स्वयं दैव प्रतिचयन अनेक रूप से लिए जाते हैं। दैव प्रतिचयन वो उसका रूप क्या है, उसके दैव प्रतिचयन की सामान्यतः 4 विधियां बताई गई है। कितनी बताइए बच्चों? दैव प्रतिचयन है जो विधि है, दैव प्रतिचयन की विधियों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से उसको स्पष्ट कर देता हूं। नंबर 1 प्रथम भाग, नंबर 2 दूसरा भाग, नंबर 3 जो हमारा तीसरा भाग, और नंबर 4 चतुर्थ भाग। ठीक है। दैव प्रतिचयन की विधियों को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम जो भाग बताया गया वह हमारा क्या है बच्चों? प्रथम भाग बताया गया लोटरी विधि। पहला कौन सा बच्चों? लोटरी विधि। सभी विधियों के बारे में हम सविस्तार से अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब इंग्लिश साउंड में लोटरी मेथड। ठीक है। प्रथम विधि हमारी लोटरी विधि। दूसरी विधि का नाम है हमारा ढोल घुमाकर विधि। दूसरी विधि का नाम क्या है बच्चों? ढोल घुमाकर विधि। कहने का मतलब ड्रम रोटिंग, बाय रोटिंग ड्रम, बाय रोटिंग, ROTTING, ROTAING ऐसे कह सकते हैं, ROTAING रोटिंग मेथड, बाय रोटिंग ड्रम मेथड, DRUM ड्रम METHOD, बाय रोटिंग ड्रम मेथड। नंबर तृतीय जो विधि बताई गई है वह हमारी है दैव संख्याओं के द्वारा। तृतीय विधि का नाम बच्चों क्या है? दैव संख्याओं द्वारा। कहने का मतलब बाय रैंडम नंबर मेथड, बाय रैंडम RANDOM रैंडम नंबर मेथड, तृतीय विधि का नाम। और चतुर्थ विधि का नाम है व्यवस्थित दैव प्रतिचयन विधि द्वारा। चतुर्थ विधि कौन सी है बच्चों? व्यवस्थित दैव प्रतिचयन
द्वारा व्यवस्थित देव प्रतिचयन करने का मतलब सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग, SYS सिस्टमेटिक SYSTEMATIC सिस्टमेटिक रैंडम RANDOM रैंडम प्रतिचयन सैंपलिंग SAMPLING सैंपलिंग मेथड। दिखाई दे रहा है सभी विद्यार्थियों को? ठीक है, सैंपलिंग मेथड, बस इतना ही है कहने का मतलब। तो दैव प्रतिचयन जो है रैंडम सैंपलिंग प्रतिदर्श की तो दूसरी विधि हमारी बताई गई है दैव प्रतिचयन। इस विधियों को 4 भागों में बांटा गया है, लॉटरी विधि, ढोल घुमाकर विधि, दैव संख्याओं के द्वारा बाय रैंडम कहने का मतलब व्यवस्थित दैव प्रतिचयन विधि द्वारा सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग मेथड। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों को? ये दो प्रतिदर्श की विधियां बातें की, विधियों के भाग बताए गए हैं। दूसरा तो तीसरा भाग बताया गया है वह हमारा है बच्चों मिश्रित प्रतिचयन। मिश्रित प्रतिचयन जो विधि है, मिश्रित प्रतिचयन विधि के भी 4 भाग बताए गए हैं। 4 भागों में अध्ययन कर लेते हैं कौन कौन से भाग बताए गए हैं। मिश्रित प्रतिचयन जो विधि है, इस विधि के भी 4 भाग बांटे गए हैं। नंबर 1 प्रथम भाग, नंबर 2 द्वितीय भाग। दिखाई दे रहा है सभी विद्यार्थियों को? दिक्कत हो तो कह देना, समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना एक बार, और पूछोगे तो आपकी समस्या का समाधान ही होगा, नहीं कि मेरी समस्या का। ठीक है, इसलिए पूछना चाहिए, यहाँ भी पूछना चाहिए, और जब विद्यालय में आप अध्ययन करते हो, जो अध्यापक आपको पढ़ाता है उसमें विद्यार्थी को उसमें सामने उनसे पूछना चाहिए कि सर इसका आंसर क्या आएगा, यह क्या है। उसी प्रकार मिश्रित प्रतिचयन की भी विधियों को, जो मिश्रित प्रतिचयन की विधि है, मिश्रित सैंपलिंग है मेथड है, मिश्रित सैंपलिंग मेथड को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग बताया गया है स्तरित प्रतिचयन। प्रथम भाग है हमारा स्तरित प्रतिचयन। इंग्लिश साउंड में कहा जाए तो स्टारिफिंग सैंपलिंग, STRATIFIED स्टेफाइड FIED सैंपलिंग SAMPLING स्टीयरिंग सैंपलिंग स्तरित प्रतिचयन। दूसरी विधि हमारी है बहुस्तरीय प्रतिचयन। दूसरी विधि का नाम क्या है बच्चों? बहुस्तरीय प्रतिचयन। मल्टी वाला कहने का तात्पर्य है तो मल्टी स्टेज सैंपलिंग, MULTI मल्टी स्टेज सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग मेथड। तीसरी जो विधि बताई गई है हमारी है बहुचरण प्रतिचयन। बहुचरण प्रतिचयन कहने का मतलब मल्टीफेस सैंपलिंग, मल्टीफेस PHAS फेस सैंपलिंग, मल्टीफेस सैंपलिंग मेथड। और चौथी विधि जो बताई गई है हमारी है समूह है प्रतिचयन यानी क्लस्टर सैंपलिंग। समूह है प्रतिचयन कहने का तात्पर्य क्लस्टर CLUSTER क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग। ये 4 भाग बताए गए हैं जो हमारी दिखाई दे रहा है क्या? मिश्रित प्रतिचयन की जो विधियां बताई गई है, इन विधियों को 4 भागों में बांटा गया है।
पुनः रिपीट कर रहा हूं, देख लेना एक बार। निश्चित प्रतिचयन 4 भाग हैं: स्तरित प्रतिचयन, स्टेरिफिड सैंपलिंग, बहुस्तरीय प्रतिचयन, मल्टी स्टेज सैंपलिंग, बहुचरण प्रतिचयन, नंबर 3 मल्टीफेज सैंपलिंग, नंबर 4 है समूह प्रतिचयन यानी क्लस्टर सैंपलिंग। ठीक है, लिया सभी विद्यार्थियों ने। आगे चलते हैं हमारी चतुर्थ विधि। प्रथम 3 विषय विचार, सेकंड दैव प्रतिचयन हो चुके हैं, थर्ड हमारे निश्चित प्रतिचयन, और चतुर्थ विधि हमारी अन्य विधियां। अन्य विधियों को भी 5-6 भागों में बांटा गया है। कुल मिला के अन्य विधियों के 6 भाग बताए गए हैं। अन्य विधियां कौन कौन सी है, 6 विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी है वही हम चार्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे सबसे पहले, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए, पता लग जाए कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 1 2 3 4, नंबर 5 और नंबर 6। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जो अन्य विधियां हैं, अन्य विधियों को 6 भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहा है सभी को? कोई प्रॉब्लम हो तो कह देना, नहीं दिखाई दिए तो पूछ लेना है कमेंट से कि सर चौथी विधि का नाम क्या था, पहली विधि का नाम क्या था, आपको बता दिया जाएगा। अन्य विधियां हैं, अन्य विधियों के 6 भाग बताए गए हैं। इनको 6 हिस्सों में 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। सभी को बताऊंगा दोनों रूपों के अंतर्गत। जो अन्य विधियों में 6 विधियां बताई गई है। पहली जो हमारी वह विधि है वह हमारी है विस्तृत प्रतिचयन विधि। प्रथम विधि का नाम क्या है? विस्तृत प्रतिचयन, यानी उसके बारे में विस्तृत रूप से बताना। विस्तृत प्रतिचयन विधि को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सटेंसिव सैंपलिंग। एक्सटेंसिव EXTENSIVE एक्सटेंसिव सैंपलिंग SAMPLING। दिखाई दे रहा है क्या? तो मैं भी देख लेता हूं एक बार। हाँ, दिख रहा है सभी विद्यार्थियों। ठीक है, पहली विधि हमारी हो गई विस्तृत प्रतिचयन विधि। दूसरी जो हमारी विधि बताइए वो हमारी है सुविधानुसार प्रतिचयन। सुविधानुसार प्रतिचयन, सुविधानुसार प्रतिचयन। इसको इंग्लिश साउंड में कहा जाएगा कॉन्वेंसिव या कन्वेंसिव सैंपलिंग। CONVEN कन्वेंसिव, कन्वेंसिव CONVENIENCE सैंपलिंग SAMPLING। सैंपलिंग मेथड है सुविधानुसार प्रतिचयन विधि। तीसरी विधि का जहां नाम बताया वह हमारी है अभ्यंश प्रतिचयन विधि। कौन सी विधि है बच्चों? अभ्यंश प्रतिचयन विधि। अभ्यंश प्रतिचयन विधि। अब संयम प्रतिचयन विधि को कहता है क्यूटो सैंपलिंग। QUOTO सैंपलिंग SAMPLING क्यूटो सैंपलिंग विधि। चतुर्थ विधि का जो नाम बताया चतुर्थ विधि हमारी है क्षेत्र प्रतिचयन विधि। चतुर्थ विधि कौन सी है बच्चों? क्षेत्र प्रतिचयन, क्षेत्र प्रतिचयन विधि। कहने का मतलब एरिया सैंपलिंग AREA एरिया सैंपलिंग मेथड। एरिया सैंपलिंग मेथड। पांचवी जो विधि बताई गई वह हमारी है अनुक्रमिक प्रतिचयन, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस कह सकते हैं हम, अनुक्रमिक प्रतिचयन विधि।
अनुक्रमिक प्रतिचयन, तो मैंने आपको बताया सीक्वेंस, सीक्वेंसर, SEQU, सीक्वेंस लिखना बच्चों SEQUENTIAS, सीक्वेंसर, सैंपलिंग SAMPLING, सैंपलिंग, सीक्वेंसर, सैंपलिंग, और अंतिम जो छठी विधि बताई है वह हमारी है स्वनिर्वाचित प्रतिचयन विधि, यानी सेल्फ सिलेक्शन, सेल्फ सेलेक्टेड। तो लिख लीजिए स्व निर्वाचित, कौन सी बच्चों? स्व निर्वाचित प्रतिचयन विधि, प्रतिचयन, इस विधि का इंग्लिश साउंड निकल के आएगा सेल्फ सेलेक्टेड, SELFSELECTED, सेल्फ सेलेक्टेड, सैंपलिंग, सेल्फ सेलेक्टेड। तो अन्य जो विधियां बताई गई थी, अन्य विधियों को 6 भागों में बांटा गया है। प्रथम विधि थी विस्तृत प्रतिचयन, एक्सटेंसिव सैंपलिंग मेथड, कहने का मतलब। दूसरी विधि बताई गई सुविधानुसार प्रतिचयन विधि, यानी कॉन्वेंशनल सैंपलिंग मेथड। और तृतीय विधि बताई गई थी अभिहंस प्रतिचयन, क्यूटो सैंपलिंग। चतुर्थ विधि बताई गई है क्षेत्र प्रतिचयन, एरिया सैंपलिंग। पंचम विधि बताई गई अनुक्रमिक प्रतिचयन, सीक्वेंसल सैंपलिंग मेथड। और अंतिम छठी विधि जो बताई गई है अन्य विधियों में, वह है हमारी स्वनिर्वाचित प्रतिचयन, सेल्फ सेलेक्टेड सैंपलिंग मेथड। ये हमारी प्रतिदर्श की जो विधियां हैं, एक चार्ट बताया गया, चार्ट के माध्यम से आपको सभी चारों विधियों के बारे में बता दिया गया है। प्रथम जो विधि थी, प्रथम विधि कोई भाग नहीं बताया गया था। द्वितीय विधि देव प्रतिचयन विधि, देव प्रतिचयन विधियों को 4 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 लॉटरी, दौड़ घुमाकर, देव संचयन द्वारा व्यवस्थित देव प्रतिचयन के माध्यम से। नंबर तृतीय विधि जो मिश्रित प्रतिचयन विधि थी, मिश्रित प्रतिचयन विधि के भी 4 भाग बताए गए थे, स्तरीय प्रतिचयन, बहुस्तरीय, बहुचरण प्रतिचयन और समूह प्रतिचयन। अंतिम जो अन्य विधियां थी, चतुर्थ विधि, अन्य विधियों को 6 भागों में बांटा गया था। नंबर था विस्तृत प्रतिचयन, नंबर 2 सुविधानुसार प्रतिचयन, नंबर 3 अभिहंस प्रतिचयन, नंबर 4 क्षेत्र प्रतिचयन, नंबर 5 अनुक्रमिक प्रतिचयन और नंबर 6 है स्वनिर्वाचित प्रतिचयन विधि। ये हमारी प्रतिदर्श या प्रतिचयन की विधियां बताई गई थी, 6 विधियां बताई गई है। इसकी सही विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से वैसे पूछिएगा। अब प्रथम विधि का विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं। सहविचार प्रतिचयन विधि यानी डिलिब्रेट सैंपलिंग मेथड, डिलिब्रेट सैंपलिंग मेथड क्या बताया गया है उसके बारे में ये लिया स्क्रीनशॉट विद्यार्थी। इसका ये चार्ट बना लेना, याद कर लेना। एग्जाम में अधिकांश से प्रश्न पूछे जाते हैं इस विधि में, इसके माध्यम से ये इंपॉर्टेंट विधियां हैं, ध्यान रखना। इसके अंदर कौन सी विधि है, ये विधि ऐसी विधियां इंपॉर्टेंट विधियां हैं। अधिकतर एग्जाम के अंदर इन विधियों के द्वारा, इन विधियों के में से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये लिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने। आगे अध्ययन करते हैं हम। जो विधि चलेगी हमारी देव प्रतिचयन विधि, लिख लिया सभी ने, चलिए हेडिंग डाल लीजिए सभी। प्रथम विधि सहविचार प्रतिचयन विधि। इस विधि के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या बताया गया है। सहविचार प्रतिचयन विधि में होता क्या है, किन तथ्यों के आधार पर समंकों के बारे में सूचना एकत्र की जाती है, उन्हीं के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो सहविचार की जो विधियां बताई गई है, 4 विधियों को 4 भागों में बांटा गया था। प्रथम विधि का नाम बताया हमने सहविचार प्रतिचयन विधि। सहविचार प्रतिचयन विधि, इस विधि की सामान्य डेफिनेशन समझ लेते हैं कि सहविचार प्रतिचयन जो विधि है किस प्रकार से स्पष्ट होती है। तो सहविचार प्रतिचयन विधि क्या होती है, इसमें व्यक्ति अपने ज्ञान चातुर्य के आधार पर तथ्यों व समंकों के बारे में सूचना एकत्र करता है और अनुसंधानकर्ता के सामने उन्हें समंकों में से कुछ प्रतिदर्श का
प्रतिदर्श छांटता है और प्रतिदर्शों का चयन करता है और उसी के आधार पर ये परिणाम प्रस्तुत किए जाते हैं। और इस विधि का प्रयोग क्या सामान्यतः कब करते हैं, जब दैव प्रतिचयन जो हमारे अनुसार जो प्रतिदर्श की दूसरी विधि बताई गई थी, जब दूसरी विधि सही साबित नहीं हो पाती है, गलत तथ्य प्रस्तुत कर देती है, उस समय हमें इस विधि के द्वारा समंकों को व सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए हम एक नोट्स बनाकर नोट्स के माध्यम से अध्ययन करते हैं सही विचार प्रतिचयन विधि के बारे में। तो देखिए मेरे साथ साथ इस विधि में अनुसंधानकर्ता अपने ज्ञान चातुर्य प्रशिक्षण प्राप्त करता है जिस संस्था के द्वारा अनुभव यानी अब तक उसने जो कार्य किया उस कार्य के अंदर कितना अनुभव हुआ, कितनी जानकारी उसे प्राप्त की आदि के आधार पर आदि का तात्पर्य ज्ञान चातुर्य प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर ऐसी इकाइयों को प्रतिदर्श के रूप में छांटता है या चयन करता है, छांटता या चयन करना। ठीक है बच्चों, रूप में छांटता है जो उसके अनुसार मतलब जो व्यक्ति प्रतिदर्श को छांट रहा है उस व्यक्ति के अनुसार या उसकी राय के अनुसार, जो उसके अनुसार समग्र की विशेषताओं, समग्र की जो विशेषताएं जो समस्त समग्र दिए गए हैं उन सभी की विशेषताओं का उचित रूप से प्रतिनिधित्व करती है, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अनुसंधानकर्ता जो अपने राय के अनुसार या अपने अनुभव के आधार पर जिस प्रतिदर्श का चयन करता है, छांटता है, वह प्रतिदर्श उस प्रतिदर्श के अनुसार समस्त समग्र की संपूर्ण विशेषताएं उस प्रतिदर्श में सम्मिलित है। जो प्रतिनिधित्व निकल गया है वह सभी समूहों का, सभी समग्रों का प्रतिनिधित्व करता हुआ होता है। इस विधि का प्रयोग इस विधि का प्रयोग व्यवहार में तभी लेना चाहिए जब दैव प्रतिचयन विधि अपनाने
पर दैव प्रतिचयन विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो दैव विधि का अपनाने पर कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों, कुछ महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए महत्वपूर्ण इकाइयां छूट से तात्पर्य निकल जाना, तो महत्वपूर्ण इकाइयां होगी छूट जाने की संभावना, छूट जाने की संभावना हो और उन इकाइयों का गहन अध्ययन आवश्यक हो। जो इकाइयां ली गई है कहने का तात्पर्य समझ लेना, जो सामान्यतः जो सह विचार विधि है, इस विधि का प्रयोग कब किया जाएगा बच्चों? इस विधि का प्रयोग व्यवहार में तभी लेना चाहिए जब दैव प्रतिचयन विधि अपनाने पर कुछ महत्वपूर्ण इकाइयां छूट जाए। दैव प्रतिचयन विधि के माध्यम से आप बहुत समग्रों में से कुछ प्रतिदर्श का चयन कर रहे हैं, प्रतिदर्श ले रहे हैं, तो उनमें कुछ छूट जाने की संभावना या महत्वपूर्ण इकाइयां छूट जाने की संभावना रहती है। तो उस समय यानी महत्वपूर्ण इकाई छूट जाए और गहन अध्ययन करने से कोई इकाई रह जाए, तो उस समय हमें सह विचार प्रतिचयन विधि का प्रयोग करना है। कहना मतलब डिलिबरेटिंग सैंपलिंग मेथड विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ में आ गया इसको विद्यार्थियों? आगे के इस विधि की सफलता इस विधि की सफलता, अब देखो इस विधि की सफलता जो होगी वह किस बिंदु के आधार पर है, किन तथ्यों के आधार पर सफल होगी? इस विधि की सफलता पूर्णतया अनुसंधान करता, जो अनुसंधान करता, जो सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है, इस विधि की सफलता पूर्णतः अनुसंधानकर्ता की ईमानदारी जो है ईमानदारी से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा, ईमानदारी समग्र के विषय में संपूर्ण इकाइयों के विषय में, समग्र के विषय में पूरा ज्ञान, यानी उसे जिन इकाइयों के बारे में अध्ययन कर रहा है उन इकाइयों के बारे में उसे पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। पूरा ज्ञान, अनुभव, जैसे कि आप कहा जाए कोई नया बैंक प्रारंभ होता है, उदाहरण में ऐसे कह सकते हैं अनुभवों के लिए, जब नया बैंक प्रारंभ होता है तो कैशियर की पोस्ट पर जब किसी व्यक्ति को बैठाया जाएगा या बैंकिंग क्रियाओं को बैंक के अंतर्गत बैठे को कार्य करवाया जाएगा, तो उसमें अनुभवशील व्यक्ति को देखा जाता है, ढूंढा जाता है कि यह व्यक्ति कार्य करना जानता है या नहीं जानता है। यदि नहीं जानता होगा तो उसके लिए तुम्हें प्रशिक्षण देना पड़ेगा और हमारा एक्सपेंसेस अधिक हो जाएगा। इस पर कार्य नहीं करवाए जाते हैं, अनुभव प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण निष्पक्षता पर निर्भर करता है। कि अनुसंधानकर्ता, पहली बात कैसा होना चाहिए बच्चों? अनुसंधानकर्ता जो होगा, जो जांच करवा रहा, प्रदर्शन ले रहा है, वह ईमानदार होना चाहिए, समग्र के विषय में उसे पूरा ज्ञान, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको अनुभव होना चाहिए, और प्रशिक्षण ट्रेनर यानी ट्रेनिंग जो की जाए, ट्रेनिंग सिखाई जाए, ट्रेनिंग देने वाला उस ट्रेनिंग में किस प्रकार से सीखी है उसकी निष्पक्षता पर निर्भर करता है। यदि ये सभी गुण उसमें अनुसंधानकर्ता में उपस्थित होंगे तो वह सह विचार प्रतिचयन विधि के माध्यम से जो प्रतिदर्श ले रहा है, जो प्रतिदर्श या प्रतिचयन कर रहा है आंकड़ों का, वह बिल्कुल सही निकल कर आएंगे। यदि इस विधि के माध्यम से, इन तरीकों के माध्यम से वह व्यक्ति में ये गुण उपस्थित नहीं है तो उसमें वह सही प्रकार का आकलन नहीं कर सकता है, वो सही प्रकार के प्रतिदर्श का चयन करने में उसे समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। ये हमारी सामान्य डेफिनेशन हो गई है सह विचार प्रतिचयन विधि के बारे में।
इसकी सोच करने से विद्यार्थी इसका एक बार आगे और इस विचार विधि के जो गुण और दोषों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। क्या गुण बताए गए हैं, क्या दोष बताए गए हैं, ले लिया इसके सोच से विद्यार्थी ने एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं, हेडिंग डाल लीजिए सह विचार प्रतिचयन विधि के गुण हैं। सह विचार प्रतिचयन विधि ऐसे कौन कौन से गुण बताए गए हैं, गुणों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ज्यादा गुण नहीं है इसलिए वैसे कुछ गुण बताए गए हैं। सब ऐसे देखा जाए सभी विधियों को अपने अपने स्थान पर कुछ न कुछ महत्व होता है, अनावश्यक महत्व के लिए नहीं बनाई जाती है। हर विधि का अपने स्थान पर कुछ महत्व होता है। हेडिंग डाल लीजिए सह विचार प्रतिचयन विधि के गुण। आपको नाम बता देता हूँ, नाम के माध्यम से समझा देता हूँ कि इस विधि के कौन कौन से गुण बताए गए हैं। नामों के माध्यम से अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ गुण लिख देता हूं मैं, यहाँ हम दोषों के बारे में अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, कौन कौन से दोष बताए गए हैं समझा दूंगा आपको मैं, समझ लेना। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो, मैंने आपको बता दिया है। प्रथम गुण यहां लिख देते हैं, इस विधि के गुण व दोष निम्न प्रकार हैं। तो उसे कौन कौन से गुण बताए गए हैं, कौन कौन से दोष बताए गए हैं। नंबर 1, ये गुण का एरो हमारा, ठीक है, और यहां हमारा एरो लगा देते हैं हम दोषों का। ठीक है बच्चों, ऐसे कर देते हैं। चलिए बाद में करते हैं, पहले ये गुणों के बारे में देखना है। प्रथम जो गुण बताया गया हमारा अत्यंत सरल होना। प्रथम गुण बताया बच्चों अत्यंत सरल, अत्यंत सरल। अर्थात सरल क्यों है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता की इच्छा के अनुसार प्रत्यक्ष लिए जाते हैं। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अनुसंधानकर्ता की, शॉर्ट रूप में लिखा देता हूं, अनुसंधानकर्ता की इच्छा के अनुसार, अनुसंधानकर्ता की इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार प्रतिदर्श लेने के कारण, प्रतिदर्श लेने के कारण यह सरल है। ये भी सरल क्यों बताई गई है कि अनुसंधानकर्ता जो होता है वह अपनी इच्छा से, जो उसकी इच्छा हुई वह उस बिंदु का प्रतिदर्श के रूप में चयन कर लेता है। यह सरल बताई गई है। दूसरा गुण बताया गया है मितव्ययी होना। नंबर 2, मितव्ययी। इस विधि में के माध्यम से प्रतिदर्श जो लिए जाते हैं उसमें धन कम खर्च होता है, तो ऐसे कह सकते हैं इस विधि में अनुसंधानकर्ता का कम धन, समय व श्रम खर्च होता है, इसलिए यह अधिक मितव्ययी नहीं है। दूसरा गुण बता दिया गया मितव्ययी। तृतीय गुण लिखिए विशेष इकाइयों को, नंबर 3, विशेष इकाइयों को, जो स्पेशल इकाइयां निकल कर आएगी हमारी, विशेष इकाइयों को प्रतिदर्श में सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त होना, यानी सर्वाधिक उपयुक्त बताई गई है कि विशेष इकाइयां, जो स्पेशल इकाइयां जो अनुसंधानकर्ता को लग रही है इकाइयां स्पेशल है, इनको सम्मिलित किया जाना ही चाहिए, तो उन इकाइयों को भी हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। किसी प्रकार का रोग प्रतिरोध पाबंद आपको नहीं है। और चौथा गुण बताया गया है प्रमाप निश्चित होने पर सही चुनाव होना।
प्रमाप निश्चित होने पर जो प्रमाप का निर्धारण किया जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन का निर्धारण किया जाएगा, तो प्रतिदर्श जो लिए जाते हैं प्रतिदर्श का चुनाव सही प्रकार से किया जा सकता है। प्रमाप निश्चित होने पर प्रतिदर्श का सही चुनाव हो पाना। इस विधि के माध्यम से प्रमाप निश्चित हो जाते हैं। तो प्रमाप निश्चित हो जाने के बाद प्रतिदर्श का चुनाव सही प्रकार से होता है। तो 4 प्रकार के गुण बताए गए हैं बच्चों। नंबर 1 अत्यंत सरल होना, नंबर 2 मितव्ययी होना, नंबर 3 विशेष इकाइयों को प्रतिदर्श में सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त होना, और नंबर 4 हमारा प्रमाप निश्चित होने पर प्रतिदर्श का सही चुनाव हो जाना। यानी प्रमाप सही प्रकार से निर्धारित हो जाने पर हम सही अंकों का चुनाव कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। आगे करते हैं दोषों का अध्ययन। कौन कौन से इसके दोष बताए गए हैं, उन दोषों के बारे में अध्ययन करते हैं। दोष यहाँ पे दिखाए गए हैं। प्रथम दोष बताया गया है पक्षपात का अवसर होना। पहला है पक्षपात होना। पक्षपात कैसे होता है उसको भी समझ लीजिए। कहने का अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छा से प्रतिदर्श लेता है, इसलिए वह अपने पसंदीदा जो इकाइयां होगी, जो समग्र होंगे, वह उन्हीं का चयन करेगा और अन्य समग्रों को इकाइयों को छोड़ देता है। क्यों पक्षपात क्यों होता है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं की इच्छा अनुसार इकाइयों का प्रतिदर्श लेता है। स्वयं की इच्छा से प्रतिदर्श लेने के कारण उसमें इस प्रकार का अवगुण या दोष बता दिया जाता है, इसमें कमी पाई जाती है, तो इसलिए पक्षपात होने का भय बना हुआ रहता है। सेकंड दोष लिखिए प्रतिदर्श विभ्रम की गणना कठिन होना। नंबर दूसरा दोष प्रतिदर्श विभ्रम की गणना कठिन होना। अब गणना कठिन क्यों होगी बच्चों, क्योंकि इसमें जो प्रतिदर्श लिए जाते हैं वह अनुसंधानकर्ता की इच्छा के अनुसार लिए जाते हैं और उनका जो कैलकुलेशन की जाती है। कैलकुलेशन में हमें समस्याओं का सामने में किस इकाइयों का चयन करें, इकाइयों के चयन में संभावना नहीं होने के कारण प्रतिदर्श के जो विभ्रम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा गुण लिखिए, तीसरा दोष लिखिए वैज्ञानिक विधि नहीं होना। तो क्या बच्चों वैज्ञानिक विधि क्यों नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जो प्रतिदर्श ले रहा है अपनी इच्छा के अनुसार ले रहा है, इसलिए वैज्ञानिक नहीं है। स्वयं की इच्छा अनुसार प्रतिदर्श का चयन करने के कारण यह वैज्ञानिक विधि नहीं है। क्योंकि वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत जो चयन किए जाते हैं पदार्थ वह उसे समंक का या आकलन करने के बाद ही उस समंकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक विधि भी बिल्कुल भी नहीं माना गया है। यानी समान रूप से इकाइयों को हम नहीं चुनते हैं। और अंतिम चौथा दोष बताया गया है हमारा भ्रामक निष्कर्ष प्रस्तुत होना। चौथा दोष लिख लेना भ्रामक निष्कर्ष अब भ्रामक निष्कर्ष निकल के आएंगे कि अनुसंधानकर्ता अपनी इकाइयों से अपने मन इच्छा के अनुसार इकाइयों का चयन करता है, इसलिए परिणाम कई बार भ्रामक हो सकते हैं। जो महत्वपूर्ण इकाइयां हैं वह महत्वपूर्ण इकाइयां छूट जाने की संभावना ही रहती है।
तो महत्व इकाइयां छूट जाने के कारण इसके परिणाम कैसे हो सकते हैं बच्चों, भ्रामक भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने इसके अध्ययन के अंदर पढ़ा था, इसके परिभाषाओं के अंतर्गत कि इस इकाई का जब चयन किया जाता है, जो अनुसंधान करता है अपनी इच्छा के अनुसार इकाइयों का चयन करता है, जिसे भी इकाइयों को समग्र में जिसका वो चुनना होगा उसी का चयन करता है। इसीलिए अनुसंधान करता ईमानदार, चातुर्य, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कौशल युक्त, प्रशिक्षण युक्त होना पर हमें आवश्यक है। यदि उसमें इस प्रकार के गुण उपस्थित नहीं है तो हमारे परिणाम कैसे आ सकते हैं बच्चों, भ्रामक निकल कर आ सकते हैं। तो ये हमारे 4 गुण 4 दोष बताए गए हैं इस विधि के। आप ये हमारी आज विधि खत्म समाप्त हो चुकी है, सहविचार प्रतिजन विधि। कल जो हम अध्ययन करेंगे हमारी दूसरी विधि जैव प्रतिजन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जैव प्रतिजन विधि के अंतर्गत जो 4 भाग बताए गए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो हमें चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। शेष पढ़ते हैं हम आगे आने वाली क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, लेना इसका स्क्रीनशॉट।